इलेक्ट्रिसिटी में नेक्स्ट टॉपिक्स कवर कर रहे हैं, तो तुम्हारा इंटरेस्ट भी साथ साथ बढ़ना चाहिए। लास्ट टाइम हम लोग पिछली क्लास में आरसी सर्किट डिस्कस किया था, लेकिन आरसी सर्किट से कुछ पॉइंट्स रह गए थे, वो अभी हम कंप्लीट करेंगे और सेल्स के कॉम्बिनेशन वाला पार्ट भी अभी कवर कर लेंगे। तो थ्योरेटिकली आज की क्लास में सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। अगर कोई पॉइंट रह गया तो मुझे याद दिलाना। एक टेम्परेचर डिपेंडेंस वो भी जल्दी बता दूंगा, और कलर कोडिंग वो भी पूछ लेना तो वो भी कवर बता दूंगा, लेकिन वो बिल्कुल थ्योरेटिकल है, उसमें समझाने की कुछ जरूरत नहीं। हाँ, आरसी सर्किट मतलब कल पिछली क्लास में कंप्लीटली कवर हुआ ही नहीं था, तो आज मैं उसको ब्रीफ रिव्यू भी दे रहा हूँ और जो बचे हुए पॉइंट्स हैं उनको भी बता रहा हूँ। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास एक ऐसा आरसी सर्किट है जिसमें कि एक ही रेजिस्टर है और एक ही कैपेसिटर है। ठीक है, कुछ इस तरह का। और सिर्फ ऐसे ही सर्किट के लिए हमने ट्रांजिएंट रिस्पांस कैलकुलेट किया था। स्विच को क्लोज करते हैं और स्विच को क्लोज करने के टी टाइम बाद, अच्छा इसमें एक पॉइंट मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ और हम इसको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, लेकिन ये तुम्हें याद रहना चाहिए कि हमने जो आरसी सर्किट कंसीडर किया है उसमें टी इक्वल 0 पर कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज है। ठीक है, ठीक है, स्टार्टिंग में कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं है। अगर कैपेसिटर पे पहले से कोई चार्ज होगा तो फिर टी टाइम पर कैपेसिटर पे चार्ज की वैल्यू कुछ अलग होगी, है ना। कैसे कैलकुलेट करें, उसमें हमें लिमिट्स अलग रखना, क्योंकि पहले टी इक्वल 0 पर क्यू इक्वल 0 रखा था। अब अगर पहले से चार्ज है तो टी इक्वल 0 पर वो चार्ज हमें लिमिट्स में लिखना पड़ेगा, तो तुम्हें किसी भी टी टाइम पर कैपेसिटर के चार्ज की वैल्यू मिलेगी। लेकिन हम जो ये रिजल्ट कैलकुलेट कर रहे हैं और रिजल्ट याद रख रहे हैं आरसी सर्किट के लिए, वो ऐसे आरसी सर्किट के लिए जिसमें कि कैपेसिटर स्टार्टिंग में फुल्ली डिस्चार्ज है। ठीक है, ओके। सर्किट को क्लोज करते हैं, स्विच को क्लोज करते हैं। टी टाइम के बाद सर्किट में कुछ करंट आ जाता है और कैपेसिटर पे कुछ चार्ज आ जाता है। ठीक है, कितना चार्ज आता है वो केसीएल केवीएल अप्लाई किया और केवीएल की जो इक्वेशन आई थी वो डिफरेंशियल इक्वेशन आई थी। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद किसी भी टी टाइम पे चार्ज की वैल्यू कुछ इस तरह की आई थी। ठीक है, सीई, सी का मतलब है जो मैक्सिमम चार्ज कैपेसिटर पे जा सकता है। फुल चार्ज होने के बाद कैपेसिटर पर जो चार्ज आएगा 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी। ठीक है, ये टी टाइम पे कैपेसिटर पे चार्ज आएगा। इसके करस्पॉन्डिंग ग्राफ कैसा आएगा, तो ग्राफ भी हमने प्लॉट किया था थोड़ा सा। इसके करस्पॉन्डिंग ग्राफ कैसा आएगा, तो ग्राफ हमने प्लॉट किया था, तो यहाँ पे प्लॉट करता हूँ। चार्ज वर्सेस टाइम, कैसा ग्राफ आएगा, कल डिटेल में समझाया था। दो तरह के स्पेशल ग्राफ्स है जो तुम्हें हमेशा याद रहने चाहिए। एक होता है एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन, वो कुछ e रेज टू पावर माइनस एक्स टाइप का ग्राफ होता है। e रेज पावर माइनस एक्स टाइप का फंक्शन होता है और वो x के साथ डिक्रीज करता है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है। ये एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन कहलाता है। इसका कोफिशिएंट जो भी होगा या इसका जो भी एम्पलीट्यूड होगा उसी वैल्यू से फंक्शन का ग्राफ स्टार्ट होगा। लाइकवाइज दूसरे टाइप का ग्राफ समझाया था, वो होता है 1 माइनस ई रेज पर माइनस एक्स। कैसे बनाया था, ई रेज पर माइनस एक्स है, उसका नेगेटिव लिया तो ग्राफ यहाँ चला गया और उसमें 1 ऐड कर दिया तो हर पॉइंट एक यूनिट शिफ्ट कर जाएगा। तो ओवरऑल जो शिफ्ट करने के बाद जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा होगा। ठीक है, तो दूसरे टाइप का ग्राफ होता है 1 माइनस ई रेज पर माइनस एक्स का ग्राफ। और 1 माइनस ई रेज पर माइनस एक्स का ग्राफ जो होता है वो हमेशा एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग फंक्शन होता है और ये एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन कहलाता है।
टाइम के साथ इसकी वैल्यू हमेशा कम होती जाएगी, और टाइम के साथ साथ इस फंक्शन की वैल्यू किसी पर्टिकुलर वैल्यू को हमेशा अप्रोच करती जाएगी, ठीक है। और ये इसका एम्पलीट्यूड कहलाता है, अगर a टाइम्स 1 माइनस ई रेज़ पर माइनस एक्स है तो, ठीक है। ये दोनों ग्राफ्स हमेशा हमेशा याद रखने चाहिए तुम्हें, ठीक है। फिर जैसे ही हम चार्ज का एक्सप्रेशन कैलकुलेट करते हैं एट एनी टाइम टी, तो फंक्शन देख करके पता चलता है कि ये 1 माइनस ई रेज़ पर माइनस एक्स टाइप का फंक्शन है, जिसका मतलब है कि टाइम के साथ चार्ज एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग फंक्शन होगा। चार्ज वर्सेस टाइम का ग्राफ कैसा होगा, तो मैं बोलूँगा ये इसकी मैक्सिमम चार्ज है, कैपेसिटर पे ये सी मैक्सिमम चार्ज है, तो ग्राफ की शेप कुछ इस तरह की होगी, यूं, ठीक है। ओके, ये तो टी टाइम पे करंट की वैल्यू हमने कैलकुलेट की, इतना हम लोग पिछली क्लास में कर चुके हैं। अब इसके बाद पूछा जाएगा किसी भी जनरल टी टाइम पे सर्किट में करंट कितना होगा, सर्किट में किसी भी जनरल टी टाइम पे करंट की वैल्यू क्या होगी। तो चार्ज कैलकुलेट कर लिया है, तो इसको डिफरेंशिएट करके तुम करंट की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो। डिफरेंशिएट करके बताओ क्या वैल्यू आएगी जरा। कांस्टेंट को डिफरेंशिएट किया, 1 की का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, और ई रेज़ पर माइनस टी अपॉन आर सी का डिफरेंशिएशन सेम होगा, सिर्फ इसमें डिफरेंस क्या आ जाएगा, सी ई रेज़ पर माइनस टाउ अपॉन, इसको लिख देता हूँ, -1, और फिर ई रेज़ पर माइनस टाउ अपॉन आर सी, और फिर -1 अपॉन आर सी, कोफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये कैंसिल होगा और सी भी कैंसिल होगा, तो ओवरऑल करंट की जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे लिख देता हूँ, कितनी आ रही है बताओगे, ई अपॉन आर, ई रेज़्ड पर माइनस टी अपॉन आर सी, ठीक है। अब तुम देख सकते हो कि यहाँ पर जो करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम का एक्सप्रेशन आया है, ये किस तरह का फंक्शन है, ये ई रेज़ पर माइनस एक्स टाइप का फंक्शन है, यानी इस सर्किट में टाइम के साथ करंट की वैल्यू क्या होगी, करंट की वैल्यू इस सर्किट में टाइम के साथ किस तरह से वैरी करेगी, ये एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन है, तो इसका जो ग्राफ होगा ना कुछ यूं होगा ऐसे, और एम्पलीट्यूड कितना है, t इक्वल 0 पर करंट की वैल्यू कितनी होगी, वो ई अपॉन आर की इक्वल होगी, ई अपॉन, ठीक है। ठीक है, हम लोगों ने ये सारे रिजल्ट्स सर्किट को प्रॉपरली केसीएल केवीएल अप्लाई करके, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करके, मैथमेटिक्स अप्लाई करके प्रॉपरली कैलकुलेट किया। अब ये जो रिजल्ट्स आए हैं, थोड़ी देर के लिए इन रिजल्ट्स को मैं वेरीफाई करना चाहता हूँ उन केसेस के लिए जिन केसेस के लिए हम आरसी सर्किट को पहले सॉल्व कर चुके हैं, मतलब t इक्वल 0 पर और t इक्वल स्टेडी स्टेट में। ये तो किसी भी जनरल टाइम पे हमें करंट और चार्ज की वैल्यू पता चल गई। अब चेक करते हैं कि ये वैल्यूज वही आ रही है या नहीं, जो कि हम पहले गेस करते थे इनिशियल टाइम में और स्टेडी स्टेट टाइम में। तो सबसे पहले इनिशियल टाइम की बात करते हैं। इनिशियल टाइम में हम क्या बोलते थे, ये हमारे पास आरसी सर्किट है, ठीक है, ये हमारे पास इस तरह से आरसी सर्किट है। जैसे ही हम स्विच को क्लोज करते हैं t इक्वल 0, तो हम बोलते हैं स्टार्टिंग में जो ये कैपेसिटर है ना, वो शॉर्ट सर्किट की तरह ट्रीट होगा, ठीक है। तो शॉर्ट सर्किट का मतलब स्टार्टिंग में तो चार्ज 0 रहना चाहिए, और करंट कितना होगा, करंट कितना होगा स्टार्टिंग में, शॉर्ट सर्किट करने की वजह से, कैपेसिटर को शॉर्ट सर्किट करने की वजह से स्टार्टिंग में करंट कितना होगा, क्योंकि यहाँ पे सारा जो वोल्टेज है वो रेजिस्टर पर अपीयर होगा, तो स्टार्टिंग में जो करंट की वैल्यू है वो ऑब्वियसली ई अपॉन आर की इक्वल होगी। चेक करते हैं, कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग भी स्टार्टिंग में चार्ज 0 है और स्टार्टिंग में करंट ई अपॉन आर है, इन इक्वेशन से भी बता सकते हैं, ठीक है।
अब स्टेडी स्टेट अटेन करने के बाद, मतलब आफ्टर वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, मान लो कुछ यहाँ से ये स्टेडी स्टेट हो गया कि इधर वाला जो पार्ट है ये स्टेडी स्टेट को पहुंच गया ऑलमोस्ट। तो स्टेडी स्टेट में हम क्या बोलते थे, हम बोलते थे स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर फुल चार्ज हो गया। फुल चार्ज होने का मतलब है चार्ज कितना आएगा, प्लस सी माइनस सी, और करंट कितना होगा, जीरो, क्योंकि सारा वोल्टेज कैपेसिटर पर आ गया है, तो रेजिस्टर पर कोई वोल्टेज नहीं है, तो करंट की वैल्यू जीरो और चार्ज की वैल्यू सी। ठीक है, स्टेडी स्टेट अचीव करने के बाद तो चेक करते हैं क्या यही वैल्यूज हमारी इक्वेशंस भी बता रही हैं। तो जब t की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी तो इन इक्वेशंस में भी चेक कर सकते हो, t की वैल्यू इन्फिनिटी पुट कर दो। तो जब हम t की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो e रेज टू द पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होगी, e रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी का मतलब 1 अपॉन e रेज टू पावर इन्फिनिटी, इसका मतलब है जीरो। ठीक है, तो जैसे ही तुम टाइम की जगह इन्फिनिटी पुट करोगे तो ये वाला एक्सप्रेशन जीरो, जिसका मतलब है कि बहुत लॉन्ग टाइम के बाद चार्ज की वैल्यू c के इक्वल हो जाएगी। ठीक, ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगी। उसी तरह से बहुत लॉन्ग टाइम के बाद करंट की वैल्यू कितनी होगी, मैथमेटिकली इस एक्सप्रेशन से भी पता चल रहा है, जब टाइम की वैल्यू हम इन्फिनिटी सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये वैल्यू अप्रोच करेगी जीरो को, मतलब बहुत लॉन्ग टाइम के बाद इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग भी सर्किट में करंट की वैल्यू जीरो होगी। और वही ग्राफ से भी पता चल रहा है, ये बहुत लॉन्ग टाइम का मतलब है चार्ज की वैल्यू सी अप्रोच करी और करंट की वैल्यू जीरो अप्रोच करी। और स्टेडी स्टेट आने से पहले किसी भी पॉइंट पर चार्ज कितना होगा, टाइम कितना होगा, वो अगर हम टाइम की वैल्यू हमें पता है तो सब्सटीट्यूट करके चार्ज भी निकाल सकते हैं, करंट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अभी तक की थ्योरी के अकॉर्डिंग तुम्हें ऐसा ही लग रहा होगा कि ये इक्वेशंस हमें रखनी पड़ेंगी और इन इक्वेशंस को देख करके हम किसी भी टाइम पे चार्ज और करंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा ही है ना। ठीक है, तो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ कि ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने प्रॉपर्ली केसीएल केवीएल लिख करके डिफरेंशियल इक्वेशन को कंप्लीटली सॉल्व किया है, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन को बिना सॉल्व किए हुए भी इस सर्किट के लिए चार्ज और करंट हम डायरेक्टली बता सकते थे। तो कैसे, मैं अब सेम सर्किट को मैं सॉल्व कर रहा हूँ बिल्कुल लेमैन की तरह, मुझे कोई केसीएल केवीएल नहीं लिखने आता है और डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व नहीं करने आता है। मेरे पास सर्किट होगा, सर्किट को देख करके चार्ज और करंट की वैल्यू मैं लिख पाऊंगा। ठीक है, ठीक है, तो मैं सबसे पहला एग्जांपल तो वही वाला सर्किट लेते हैं जो कि हमने सॉल्व किया है। ठीक, इस सर्किट के लिए चार्ज और करंट मैं कैसे लिख रहा हूँ इसको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करो और फिर अप्लाई करके इस तरह के दूसरे सर्किट के लिए भी अब तुम देखोगे चार्ज और करंट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले मान लो हमें इस सर्किट में एट एनी टाइम चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, किसी भी टी टाइम पे चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट करनी। क्या क्या चीजें गिवन है, ईएमएफ ई है और रेजिस्टेंस आर है, कैपेसिटेंस सी है। तो सॉरी, इस सर्किट में हमें एट एनी टाइम चार्ज की वैल्यू लिखनी है। ठीक, अब ध्यान से सुनना सब लोग, सर्किट में टी टाइम पे चार्ज की वैल्यू लिखने के लिए सबसे पहला स्टेप तुम्हारा होगा कि तुम क्या करो कि जिस भी क्वांटिटी के लिए तुम्हें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखना है उसके ग्राफ का रफ स्केच ड्रॉ करो। कि सबसे पहले तुम क्या करोगे, यहाँ पे चार्ज का एक्सप्रेशन लिखना है कि चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हमें लिखना है। तो मैं कह रहा हूँ चार्ज के मैथमेटिकल फंक्शन को लिखने से पहले चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम को पहले प्लॉट करो। और प्लॉट तुम कर सकते हो, मतलब रफ स्केच ड्रॉ कर सकते हो। कैसे, तुम्हें बस ये देखना है कि गिवन सर्किट में t इक्वल 0 पर चार्ज की वैल्यू क्या होगी और स्टेडी स्टेट में चार्ज की क्या वैल्यू होगी। देखकर इस सर्किट को देख करके बताओ, बताओ t इक्वल 0 पर चार्ज कितना होगा, t इक्वल 0 पर चार्ज 0 होगा। ठीक है, चार्ज की वैल्यू 0।
और इन्फिनिटी पर जब ये सर्किट स्टेडी स्टेट अटेन कर लेगा उस टाइम पे चार्ज की वैल्यू कितनी होगी? चार्ज की वैल्यू कितनी होगी? वो सीई के इक्वल होगी। इसका मतलब है चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम का ग्राफ जो होगा वो 0 से स्टार्ट होकर के सी तक जाना चाहिए। तो शेप कुछ ऐसी होगी। क्या ये वाला ग्राफ तुम सिर्फ सर्किट को देख करके नहीं ड्रॉ कर सकते हो, इतना काम तुम्हें बस करना आना चाहिए। ठीक है, स्टार्टिंग में चार्ज 0 है और फाइनली चार्ज की वैल्यू सीई के इक्वल है। ठीक है, सीई के इक्वल है। अगर तुम इतना काम कर लेते हो तो तुम इसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन भी आसानी से लिख सकते हो। इतना कर लिया, ग्राफ ग्राफ ड्रॉ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब जैसे ही तुमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया ना, तो ग्राफ को देख करके तुम्हें पता चल जाएगा कि यहाँ पर चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम वो एक्सपोनेंशियली डिकेइंग है या एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग है। तो यहाँ पे चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कैसा फंक्शन है? वो एक्सपोनेंशियली डिकेइंग है या ग्रोइंग है? यहाँ पर चार्ज कैसा फंक्शन है? ग्रोइंग फंक्शन है। और किसी भी ग्रोइंग फंक्शन का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है वो 1 माइनस ई रेज पर माइनस एक्स टाइप का होता है, नॉट ई रेज पर माइनस एक्स टाइप का। अगर डिकेइंग होता तो वो ई रेज पर माइनस एक्स फंक्शन होता, क्योंकि ये ग्रोइंग है तो 100% ये 1 माइनस ई रेज पर माइनस एक्स टाइप का फंक्शन होगा। तो सिर्फ इस ग्राफ को देख करके तुम गेस कर सकते हो कि चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम की वैल्यू जो होगी वो ए, ठीक है, इसका जो भी एम्पलीट्यूड होगा 1 माइनस ई रेज पर माइनस, यहाँ पे क्योंकि x की जगह t है तो यहाँ पे हमें t लिखना पड़ेगा, लेकिन t के साथ तुम, t के साथ कोई ना कोई फैक्टर आ सकता है। ये जो फैक्टर है ये टाइम कांस्टेंट कहलाता है। ग्राफ को देखा और ग्राफ को देख करके डायरेक्टली तुम चार्ज एज फंक्शन ऑफ टाइम लिख सकते हो। मैथमेटिकली तुम बोल सकते हो ये जो शेप है ना ये किसी ऐसे ही फंक्शन का ग्राफ है। ठीक है, अब इसके बाद बोलेंगे कि चार्ज की कंप्लीट चार्ज का कंप्लीट एक्सप्रेशन लिखने के लिए हमें ए की वैल्यू चाहिए और टाउ की वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले ए की वैल्यू, ए का मतलब क्या है? ए का मतलब क्या है? ए का मतलब इस ग्राफ का एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम वैल्यू। तो ग्राफ को देख के तुम बता सकते हो कि क्योंकि ये फंक्शन सीई तक जा रहा है तो ए का मतलब है सीई, सी कैपेसिटेंस मल्टीप्लाइड बाय वोल्टेज, 1 माइनस ई रेज़ पावर माइनस टी अपॉन टाउ। टाउ की वैल्यू कितनी होगी? अब ये टाउ की वैल्यू तुम गेस करके नहीं लिख सकते हो, तो तुम्हें टाउ की वैल्यू आरसी सर्किट के लिए याद रखनी पड़ेगी। तो उसका कोई दूसरा तरीका नहीं है। टाउ की वैल्यू जब हम प्रॉपर्ली डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं तब हमें पता चलता है कि किसी भी आरसी सर्किट के लिए टाउ की वैल्यू, टाइम कांस्टेंट की वैल्यू आरसी के इक्वल होती है। याद ही रहेगा तो तुम टाउ की जगह आरसी लिखोगे। ये कंप्लीट एक्सप्रेशन है चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम फॉर एन आरसी सर्किट। अब बताओ ये खुद से लिख सकते थे? खुद से लिख सकते थे? नहीं लिख सकते हो? ठीक है, अगर लिख सकते हो तो करंट की वैल्यू, वो जो रटी हुई वैल्यू उसको नहीं, भूल जाओ सब कुछ पहले से। जो सिर्फ लॉजिकली सोचो कि हमने t इक्वल 0 पर स्विच को क्लोज कर दिया है, किसी भी जनरल टाइम में सर्किट में करंट कितना होगा? कि तुम बोलोगे चार्ज को डिफरेंस वैसे तो निकाल ही सकते हो, लेकिन मैं कह रहा हूँ सर्किट को देख करके बताओ कि ई है, आर है, सी है। सबसे पहले तुम सोचोगे कि इस सर्किट में ना करंट टाइम के साथ कैसे वैरी करेगा, करंट टाइम के साथ कैसे वैरी करेगा? तो तुम बोलोगे जैसे ही हम स्विच को क्लोज करेंगे एट टी इक्वल्स 0 कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट की तरह ट्रीट होगा। ठीक, कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं है, कैपेसिटर के अक्रॉस कोई वोल्टेज नहीं है, सारा वोल्टेज रेजिस्टर के अक्रॉस आएगा। तो t इक्वल 0 पर करंट की वैल्यू हमें पता है वो E अपॉन R के इक्वल है। कोई प्रॉब्लम है इसमें? उसके बाद आफ्टर लॉन्ग टाइम, आफ्टर लॉन्ग टाइम क्या होगा? जब सर्किट स्टेडी स्टेट में आ जाएगा तो तुम बोलोगे आफ्टर लॉन्ग टाइम कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा और ये सर्किट ओपन सर्किट की तरह ट्रीट होगा। ठीक, कोई करंट नहीं फ्लो। स्टार्टिंग में करंट क्योंकि कैपेसिटर है ना
फुल चार्ज होने के बाद कैपेसिटर में करंट नहीं पास करेगा, वरना चार्ज बढ़ता जाएगा। अब इसकी कैपेसिटी अटेन हो चुकी है मैक्सिमम, अब इससे ज़्यादा इस पे चार्ज नहीं आ सकता, वोल्टेज नहीं आ सकता, तो अब इसमें कोई करंट नहीं फ्लो करेगा, तो फाइनली करंट की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, स्टार्टिंग में करंट ई बाई आर है, फाइनली करंट 0 है, तो करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ कैसा होगा? ई बाई आर से स्टार्ट होगा ग्राफ, और ये डिक्रीज करते करते 0 को अप्रोच करेगा। ठीक है, ये स्टार्टिंग में करंट की वैल्यू है ई अपॉन आर की। अब इस ग्राफ को देख करके बताओ, ये ई रेस्ट पर माइनस एक्स टाइप का ग्राफ है या 1 माइनस ई रेस्ट पर माइनस एक्स टाइप का ग्राफ है? डिकेइंग फंक्शन है या राइजिंग ग्रोइंग फंक्शन है? कैसा फंक्शन है? डिकेइंग फंक्शन है। डिकेइंग का मतलब है ई रेस्ट पर माइनस एक्स टाइप का। तो तुम डायरेक्टली बोलोगे कि करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम की वैल्यू होगी ई रेस्ट टू, सॉरी मैथमेटिकली हम बोलेंगे क्योंकि ये डिकेइंग फंक्शन है और हर डिकेइंग फंक्शन इस टाइप का होता है, अपॉन टाउ। ए की वैल्यू क्या होगी, टाउ की वैल्यू क्या होगी? तो ए की वैल्यू तो इस ग्राफ में एम्पलीट्यूड होता है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू ई अपॉन आर। ठीक है, ई अपॉन आर और ई रेस पर माइनस टी अपॉन, क्योंकि ये आरसी सर्किट है तो इसमें टाइम कांस्टेंट की वैल्यू आर सी। अब बताओ, लिख सकते हो खुद से? खुद से लिख सकते हो आरसी सर्किट के लिए चार्ज और करंट? बाकी लोग कुछ बोल ही नहीं रहे। ओके ओके, लिख सकते हो, तो मैं नेक्स्ट सर्किट दे रहा हूँ और इसके लिए खुद से ही तुम्हें लिखना है। नेक्स्ट सर्किट है डिस्चार्जिंग सर्किट। हमने अभी सर्किट को ना बैटरी के अक्रॉस कनेक्ट करके कैपेसिटर को फुल चार्ज कर दिया, कुछ कैपेसिटर फुल चार्ज हो गया। मान लो इस कैपेसिटर पे चार्ज की वैल्यू आ गई, इस पे प्लस क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट, मतलब स्टार्टिंग में बैटरी के वोल्टेज के अकॉर्डिंग कैपेसिटर चार्ज हो गया होगा। तो चार्ज की जो वैल्यू है स्टार्टिंग में फुल चार्ज करने के बाद कैपेसिटर पे चार्ज की जो वैल्यू वो बता दी गई, वो क्यू नॉट है। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अगर हम इस कैपेसिटर को, ठीक है, किसी रेजिस्टर के अक्रॉस डिस्चार्ज करेंगे, मतलब कैपेसिटर को हम शॉर्ट कर रहे हैं एक्चुअली। ठीक है, लेकिन शॉर्ट करेंगे तो कंडक्टिंग वायर्स की तो अपनी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगी ना। जब भी हम डिस्चार्ज करेंगे तो इस कैपेसिटर के साथ कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भी आएगी। क्या होगा, जैसे ही हम स्विच क्लोज करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से चार्जेस ऐसे करके निकल करके रेजिस्टर के अक्रॉस कुछ करंट फ्लो करेगा और करंट की वजह से ये पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिव चार्जेस के साथ न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। ठीक है, जो भी एनर्जी है वो हीट के फॉर्म में रेजिस्टेंस के अक्रॉस डिसिपेट हो जाएगी। ठीक है, तो हमें t इक्वल 0 पर तो पता है, ठीक है, कि इस पे ये फुल चार्ज है, और बहुत देर के बाद स्टेडी स्टेट अटेन करने के बाद हमें पता है कि इस पे चार्ज फाइनली 0 होना है। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया है कि किसी भी जनरल टी टाइम पे हमारे सर्किट में हमारे कैपेसिटर पे कितना चार्ज होगा और किसी भी जनरल टी टाइम पे करंट कितना होगा। कैलकुलेट करो, और कुछ बताने की जरूरत नहीं है, दोनों चीजें गिवन है, कैपेसिटेंस सी है, रेजिस्टेंस आर है। किसी भी जनरल टी टाइम पे कैपेसिटर पे चार्ज कैलकुलेट करो। एक तरीका है कि केसीएल केवीएल अप्लाई के, वैसे तो तुम सॉल्व कर लोगे, केसीएल केवीएल लिखा है, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर लिया, चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम की वैल्यू पर। अब मैं कह रहा हूँ कि वो भी करने की जरूरत है, तुम डायरेक्टली बता सकते हो कि यहाँ पर चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कैसे वैरी करेगा। ट्राई करो।
ओके गुड। हाँ वेरी गुड। सबसे पहले ग्राफ, स्टार्टिंग में चार्ज कितना है, क्यू नॉट के इक्वल, फाइनली चार्ज कितना है, 0। एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन है, तो चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम का एक्सप्रेशन कैसा होगा, वो ई रेस पर माइनस एक्स टाइप का, ई रेस टू द पावर, कोई भी जनरल एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन इसी टाइप का होता है, ठीक है। इसमें ए की वैल्यू क्या होगी, टाउ की वैल्यू क्या होगी, तो ए की वैल्यू क्यू नॉट होगी, ग्राफ से पता है, और टाउ की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि ये आरसी सर्किट है और किसी भी आरसी सर्किट में टाइम कांस्टेंट हमेशा आरसी के इक्वल होता है। चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम की वैल्यू पता चल गई। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि सर्किट में करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बताओ। कि एक तरीका है चार्ज निकाल ही लिया, उसको डिफरेंशिएट कर लो, लेकिन ऐसे तो तुम कैलकुलेट कर सकते हो। मैं कह रहा हूँ इंडिपेंडेंटली करंट के बारे में सोचते हैं, इस सर्किट में करंट कैसे वैरी करेगा। जैसे ही हमने स्विच को क्लोज किया, इस सर्किट में करंट फ्लो करेगा, कैसे फ्लो करेगा, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ, ठीक है। तो मुझे ये बताओ, अब तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग टेस्ट होगी। जैसे ही हमने स्विच को क्लोज किया है t इक्वल 0 पर, उस टाइम में तुम्हें क्या लगता है, करंट 0 होगा या करंट फाइनाइट होगा। अच्छा चलो 0 को छोड़ दो पहले, स्टेडी स्टेट में बताओ, आफ्टर लॉन्ग लॉन्ग टाइम करंट की वैल्यू क्या होगी। बहुत देर के बाद तो पता ही है कि कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज हो जाएगा और कैपेसिटर के पास कोई करंट नहीं पास करेगा, ठीक है। तो फाइनली तो करंट 0 ही होगा। स्टार्टिंग में क्या लगता है, फिर से सोचो, जैसे ही हम स्विच को क्लोज करें, ये चार्ज की बात नहीं हो रही है, चार्ज की वैल्यू इंस्टेंटली चेंज नहीं हो सकती है, ये समझाया था पहले। चार्ज को प्लेट पे डिपॉजिट होने में कुछ ना कुछ फाइनाइट टाइम लगेगा, लेकिन लेकिन करंट के बारे में क्या सोचते हो। जैसे ही हम स्विच क्लोज करेंगे, थोड़ा याद करो इस तरह से, ये बैटरी है, ठीक है, ये स्विच है, मैंने बोला था यहाँ पे रेजिस्टर लगा हुआ है। तो जैसे ही हम स्विच को क्लोज करेंगे ना, एग्जैक्टली एट t इक्वल 0, इमीडिएटली करंट की वैल्यू E बाई आर के इक्वल सेट हो जाएगी, है ना, क्योंकि चार्जेस हर जगह पर है। तो तुम जैसे ही तुमने स्विच को क्लोज किया ना, फील्ड सेटअप हो गई और इमीडिएटली चार्जेस फ्लो करने लगे, ठीक, करंट आ गया। करंट इंस्टेंटली अपीयर हो सकता है सर्किट में, ठीक है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि अगर कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज है तो कैपेसिटर के प्लेट्स के अक्रॉस वोल्टेज है। यहाँ पर स्टार्टिंग में कैपेसिटर के प्लेट्स के अक्रॉस कितना वोल्टेज है, क्यू नॉट अपॉन आर के इक्वल, सॉरी क्या लिखा, क्यू नॉट अपॉन सी के इक्वल, ठीक है। और क्योंकि जैसे ही हम स्विच को क्लोज करेंगे ना, तो कैपेसिटर के अक्रॉस जो भी वोल्टेज है वो पूरा पूरा वोल्टेज रेजिस्टर के अक्रॉस अपीयर होगा। रेजिस्टर के अक्रॉस जो भी वोल्टेज आएगा, उस वोल्टेज की वजह से रेजिस्टर में करंट सेट होगा, ठीक है। तो जैसे ही तुमने स्विच क्लोज किया ना, जैसे ही तुमने स्विच क्लोज किया, स्टार्टिंग में मैक्सिमम चार्ज है, मैक्सिमम वोल्टेज है, तो मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा। और चार्ज धीरे धीरे, क्योंकि थोड़ा भी करंट आया तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होने लगा, तो जैसे जैसे टाइम पास करेगा, चार्ज की वैल्यू कम होते जाएगी, तो रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज भी कम होता जाएगा और रेजिस्टर के अक्रॉस करंट भी धीरे धीरे डिक्रीज करता जाएगा। कुछ टाइम के बाद चार्ज डिसअपियर हो गया तो करंट भी डिसअपियर हो जाए। तो यहाँ पे जो करंट है, वो करंट को अगर प्लॉट करोगे तो करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कैसा दिखेगा पता है, 0 पर करंट की वैल्यू मैक्सिमम है, ठीक, कितनी है वो तुम गेस कर सकते हो, बी बाई आर से निकाल सकते हो।
करंट है, यहाँ पर करंट भी जो है ना स्टार्टिंग में मैक्सिमम करंट भी फॉल ही करेगा। करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कैसा दिखेगा, ए, ये भी ई रेज पर माइनस एक्स टाइप का फंक्शन होगा अपॉन टाउ। ए की वैल्यू कितनी होगी, स्टार्टिंग में करंट कितना है तो वो तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो तुम सोचोगे ये हमारे पास रेजिस्टर है, इस रेजिस्टर के अक्रॉस अगर हमें वोल्टेज पता चल जाए t इक्वल 0 पर, तो हम करंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो t इक्वल 0 पर तुम बोलोगे करंट की जो वैल्यू होगी, स्टार्टिंग में वोल्टेज कितना है, तो वोल्टेज है Q नॉट अपॉन सी के इक्वल। वेरी गुड हुआ। और रेजिस्टेंस कितनी है, R के इक्वल। तो स्टार्टिंग में जो करंट फ्लो करेगा दैट विल बी इक्वल टू Q नॉट अपॉन आर सी। और ए की वैल्यू, ये जो वैल्यू है ये Q नॉट अपॉन आर सी के इक्वल है। स्टार्टिंग में ये करंट फ्लो करेगा, ठीक है, और टाइम के साथ करंट की वैल्यू एक्सपोनेंशियली डिके करेगी। ये तुम्हारा आंसर हो। अब इसको एक काम करो, तुम्हें अगर भरोसा नहीं हो रहा है तो अभी इससे पहले हमने चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाला है ना, क्या आया था, चार्ज इक्वल्स आया था Q नॉट, स्टार्टिंग में चार्ज Q नॉट है e रेज़ पावर t अपॉन RC। तो करंट कैलकुलेट करने के लिए इसको डिफरेंशिएट करो, ठीक है, तो डिफरेंशिएट करने से करंट की वैल्यू पता चल जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, तुम वेरीफाई कर सकते हो वही रिजल्ट आएगा, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि, अच्छा मैं अभी ये पॉइंट जो बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही माइन्यूट पॉइंट है, कैलकुलस से रिलेटेड, कैलकुलस की कन्वेंशन से रिलेटेड। अभी तुम लोगों को बता दे रहा हूँ, लेकिन मुझे भरोसा है कि तुम में से ज्यादातर लोग यही गलती दोबारा आगे करोगे, ठीक है। तो देखते हैं कितने लोग मेरे भरोसे पर कायम रहते हैं। जो पिछला सर्किट हमने लिया था उसमें ये कुछ आरसी सर्किट कुछ यूं था, बैटरी कनेक्टेड थी, हमने अज्यूम किया करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है, और कैपेसिटर के इस प्लेट पे जो चार्ज था उसको क्यू मान, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारे करंट की वजह से चार्ज इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिखा था I इक्वल्स डी क्यू बाई डी टी, ठीक है, मतलब अगर करंट जैसा हमने अज्यूम किया है उसी डायरेक्शन में होगा तो चार्ज की वैल्यू इंक्रीज करेगी, डी क्यू बाई डी टी पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन तो वैलिड है, ठीक है। हम यहाँ पे I को डी क्यू बाई डी टी लिख सकते हैं, ठीक, क्या कह रहे हो समझ में आ रहा है ना, ठीक है। लेकिन अभी जो हमारा सर्किट है वो कुछ ऐसा है, यहाँ से ऐसे रेजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है, ये R है, ये C है, और इस पे चार्ज है, किसी भी जनरल टी टाइम पे कैपेसिटर की प्लेट पर चार्ज, किसी भी जनरल टी टाइम पे इस पे चार्ज स्मॉल क्यू है, और इस बार जो करंट है वो कुछ इधर की तरफ हम अज्यूम करें, करंट क्योंकि यू फ्लो कर रहा है। तो अगर अभी तुम I इक्वल्स डी क्यू बाई डी टी लिख देते हो तो इसका मतलब क्या है पता है, टाइम के साथ चार्ज की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो डी क्यू बाई डी टी नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो डी क्यू बाई डी टी को हम करंट नहीं लिख सकते, इस बार हम बोलेंगे कि इस सर्किट में जो करंट है ना वो रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ चार्ज है, इसको माइनस डी क्यू बाई डी टी लिखना पड़ेगा। क्या क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पर डी क्यू बाई डी टी नेगेटिव होगा, तो करंट से इक्वेट करने के लिए, पॉजिटिव बनाने के लिए डी क्यू बाई डी टी के साथ माइनस साइन अटैच करना पड़ेगा। पहले जितना अभी बताया हूँ ना, पहले इसको थोड़ा कॉम्प्रिहेंड करने की कोशिश करो, अगर इसमें प्रॉब्लम आ रही है तो मैं फिर ठीक है और डिटेल में थोड़ा बताऊंगा। मैं कह रहा हूँ पिछले केस में आई को डी क्यू बाई डी टी लिख सकते थे, इस बार नहीं लिख सकते।
तो जो हाँ बताओ बाकी लोग, अर्जुमन तुम्हारा क्या ओपिनियन है, और उबैर तुम्हारा क्या ओपिनियन है, और बाकी लोग भी बताओ। इसमें माइनस लिखना चाहिए ना। ठीक है, मैं हाँ, उबैर तुम बताओ, अब तुम्हारी क्या ओपिनियन है, मैं सही कह रहा हूँ या तुम लोगों के साथ धोखा कर रहा हूँ? अच्छा अच्छा अच्छा, अगर ये पॉइंट नहीं पता होगा ना, तो ट्रस्ट मी, जब तुम इस डिस्चार्जिंग सर्किट को खुद से सॉल्व करोगे, केसीएल केवीएल डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करके, तो तुम्हें प्रॉब्लम आएगी, तुम सही रिजल्ट नहीं ला पाओगे अगर तुम्हें ये कन्वेंशन में प्रॉब्लम होगी तो। चलो ठीक है, चलो यहाँ पे फिर से देखो, एक बार मैं और कोशिश करता हूँ। यू करंट, हमने करंट कुछ इस तरह से अज्यूम कर लिया, लेकिन करंट का मतलब क्या होता है, करंट की डेफिनेशन क्या है? करंट की डेफिनेशन है कि वायर के किसी सेक्शन से, ठीक है, यूनिट टाइम में कितना चार्ज पास कर रहा है। ठीक है, मान लो इस सेक्शन के अक्रॉस डी क्यू चार्ज पास किया, और डी क्यू चार्ज को पास करने में डी टी टाइम लगा। ठीक है, तो हम बोलेंगे करंट की वैल्यू जो होगी बाय डेफिनेशन, क्योंकि कैपेसिटर के प्लेट पे कितना चार्ज है उससे करंट को कोई मतलब नहीं। करंट की डेफिनेशन है कि वायर में, वायर के अक्रॉस यूनिट टाइम में कितना चार्ज पास कर रहा है किसी भी क्रॉस सेक्शन के अक्रॉस। तो बाय डेफिनेशन करंट का मतलब डी क्यू बाई डी टी। लेकिन जितना भी चार्ज dt टाइम में किसी एक क्रॉस सेक्शन से पास करेगा कंडक्टिंग वायर के अक्रॉस, एग्जैक्टली उतना ही चार्ज कैपेसिटर प्लेट पे भी आएगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जो करंट है ना, वो कैपेसिटर के प्लेट पे चार्ज किस रेट से चेंज कर रहा है उसी के इक्वल होगा। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन डिस्चार्जिंग सर्किट पर आते हैं। डिस्चार्जिंग सर्किट पर आते हैं। डिस्चार्जिंग सर्किट कुछ ऐसा है। ठीक है, ये कैपेसिटर है, कुछ ये, ठीक, इस पे कुछ चार्ज है। ठीक है, और इस बार जो है ना करंट इधर है, करंट हम इधर अज्यूम करें। ठीक, आई जिधर अज्यूम करते उसके अकॉर्डिंग ही तुम अपने सिंबल्स का साइन डिसाइड करोगे। हाँ, अब बताओ, अब अगर हम कोई सेक्शन अज्यूम करते हैं, ठीक है, तो करंट का मतलब होगा, करंट की वैल्यू होगी इस सेक्शन से कितना चार्ज, ठीक है, इस सेक्शन से कितना चार्ज राइट टू लेफ्ट पास कर रहा है। ठीक है, मान लो डी क्यू चार्ज राइट टू लेफ्ट पास कर रहा है। ठीक है, या कोई भी इसको कोई दूसरा वेरिएबल हम दे रहे हैं क्या, एक मिनट, तो आ, किसी भी सेक्शन के अक्रॉस, ठीक है, कि कितना चार्ज पास कर रहा है राइट टू लेफ्ट, ये करंट की वैल्यू होगी। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि राइट टू लेफ्ट कितना चार्ज पास करेगा, वो जितना भी चार्ज राइट टू लेफ्ट पास करेगा उतना ही चार्ज कैपेसिटर के प्लेट से डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो अगर कैपेसिटर पे चार्ज क्यू है, ठीक है, तो जो डी क्यू की वैल्यू होगी ना, वो वो नेगेटिव आएगी समथिंग। ठीक है, अगर कैपेसिटर के प्लेट पर चार्ज हम स्मॉल क्यू अज्यूम करते हैं, तो डी क्यू का मतलब, डी क्यू की वैल्यू डिक्रीज होने की वजह से कुछ नेगेटिव होगी। तो हम बोलेंगे कि
करंट की वैल्यू पॉजिटिव रखने के लिए हमें यहाँ पर माइनस डी क्यू लिखना पड़ेगा, ठीक है, अपॉन डी। ठीक है, इसको अब थोड़ा अपने से भी तुम लोग ट्राई करना कॉम्प्रिहेंड करने की, थोड़ा टाइम लग सकता है तो तुम लोग को समझ में आ जाए थोड़ी देर में। ठीक है, अगर हम इसको प्लस डी क्यू बाई डी टी लिख देते हैं ना, तो इसका मतलब ये होगा कि कैपेसिटर पे किस रेट से चार्ज इंक्रीज हो रहा है, चार्ज के इंक्रीज होने का रेट, ठीक है। लेकिन करंट की वजह से, हमारे सेलेक्टेड डायरेक्शन ऑफ करंट की वजह से चार्ज इंक्रीज थोड़ी हो रहा है, चार्ज डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो हमने करंट जैसे सेलेक्ट किया है, इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हमें करंट को माइनस डी क्यू बाई डी टी लिखना पड़ेगा कि चार्ज किस रेट से डिक्रीज कर रहा है। अगर मान लो हम करंट को कुछ यूं लिखते, ऐसे ऐसे लिखते, करंट ऐसे लिखते और यहाँ पर क्यू चार्ज है, तो हमारे सेलेक्टेड डायरेक्शन ऑफ करंट की वजह से हम बोलेंगे चार्ज इंक्रीज कर रहा है, तो करंट का मतलब होगा रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ चार्ज, और इंक्रीज ऑफ चार्ज को डी क्यू बाई डी टी लिखेंगे। लेकिन अगर करंट हम ऑपोजिट डायरेक्शन में अज्यूम करते हैं, तो हमारे सेलेक्टेड डायरेक्शन ऑफ करंट की वजह से, ठीक है, चार्ज डिक्रीज कर रहा है, तो हम बोलेंगे करंट यहाँ पर रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ चार्ज होगा, और रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ चार्ज का मतलब है माइनस डी क्यू बाई डी टी, ठीक है। ठीक है, अब इस पे ज्यादा टाइम नहीं तो ये करते करते ये ध्यान रखना, लेकिन जब भी तुम्हें याद होगा कल हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन सेटअप किया था ना, केवीएल की इक्वेशन लिखने के बाद, तो वहां पे डिफरेंशियल इक्वेशन में क्यू भी था और आई भी था। सॉल्व करने के लिए हमें सेम वेरिएबल में इक्वेशन लिखनी थी, तो हमने आई को डी क्यू बाई डी टी लिखा था, ठीक है। तो तुम्हें हर बार अपनी इक्वेशन में चेक करना पड़ेगा कि आई, जो हमने आई की डायरेक्शन अपने सर्किट में अज्यूम की है, वो प्लस डी क्यू बाई डी टी के इक्वल है या माइनस डी क्यू बाई डी टी के इक्वल है, ठीक है। तभी तुम प्रॉपरली डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, कुछ क्वेश्चंस हम लोग ट्राई करते हैं, एक दो क्वेश्चन एग्जांपल ले लेते हैं, और फिर आज तो हमारा पूरा टाइम इसी में चला गया। कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं छोटे छोटे, जल्दी जल्दी तुम लोग सॉल्व करके बता। ये तो आरसी सर्किट चाह रहा हूँ कि इसका कोई भी पॉइंट कम से कम नहीं बचे। क्वेश्चन क्वेश्चन कहाँ चला गया क्वेश्चन, हाँ ठीक, ये हमारा क्वेश्चन, आंसर जल्दी जल्दी बताना। ये तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, ये सर्किट है, स्विच है, यहाँ पे कैपेसिटर्स लगे हैं, ठीक है, और यहाँ पर बैटरी लगी है, और ये रेजिस्टेंस, यहाँ पर रेजिस्टर है, यहाँ पे ये स्विच है, और यहाँ पे ये बैटरी है, कुछ इस तरह से। क्या क्या वैल्यूज गिवन है, ये मान लो 12 वोल्ट है, ठीक है, और ये 25 ओम है, और कैपेसिटेंस है 4 माइक्रोफेरेड, 4 माइक्रोफेरेड। क्वेश्चन में कहा गया है कि जैसे ही हम स्विच को क्लोज करते हैं, फाइंड द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। क्वेश्चन ये है, फाइंड द चार्ज on each capacitor, find the charge on each capacitor at t equals 0.2 मिलीसेकेंड। सॉल्व करो, दोनों कैपेसिटर पे हमें चार्ज बताना है 0.2 मिलीसेकेंड पे।
सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए बोलेंगे कि इस तरह का सर्किट तो हमने कभी सॉल्व नहीं किया है, जिसमें दो कैपेसिटर हैं। तो हम लोग हम सिर्फ ऐसे ही सर्किट्स को सॉल्व कर सकते हैं। आरसी सर्किट के लिए चार्ज करंट बता सकते हैं, जिसमें कि एक रेजिस्टर है, एक कैपेसिटर है। तो क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को कंबाइन करके हम एक कैपेसिटर बना देते हैं कि इसकी जगह हम कंबाइन करके एक कैपेसिटर लगा देते हैं, ठीक है। और इसकी कैपेसिटेंस हो गई, क्योंकि पैरेलल में है तो 8 माइक्रोफैराड की। अब हमारी सर्किट में एक रेजिस्टर है और एक कैपेसिटर है। तो कैपेसिटर पे किसी भी जनरल टी टाइम पे चार्ज कितना आएगा वो हम बता सकते हैं। यहाँ पे क्योंकि ये चार्जिंग आरसी सर्किट है, बैटरी से कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, तो चार्जिंग आरसी सर्किट के लिए जो चार्ज का एक्सप्रेशन होता है वो कुछ इस तरह का होता है। सीई सी लिखो या सीवी लिखो, एक ही बात है, वो डिपेंड करता है। ईएमएफ को तुम ई लिख रहे हो या वी लिख रहे हो, एक ही बात है। ये चार्जिंग सर्किट में ई रेज़ पावर माइनस टी अपॉन आरसी, किसी भी जनरल टी टाइम पे चार्ज की वैल्यू। अब सारी वैल्यूज गिवन है तो पता चल जाएगा चार्ज की वैल्यू। कैपेसिटेंस कितनी है, 8 माइक्रोफैराड, ठीक है। वोल्टेज कितना है, 12 वोल्ट। तो ये लिखेंगे 8 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 12, ठीक है। 1 माइनस ई रेज़ पावर एक्सपोनेंशियल, ये माइनस टाइम कितना है 0.2 मिली सेकेंड इंटू 10⁻³ अपॉन आरसी। तो आरसी के लिए 25 इंटू 8 इंटू 10⁻⁻6। और ये जो भी वैल्यू आएगी वो इस 8 माइक्रोफैराड पे चार्ज की वैल्यू होगी। लेकिन हमें बोला गया था इन दोनों 4 माइक्रोफैराड पे कितना चार्ज होगा, तो हम बोलेंगे इन दोनों को कंबाइन करके ना हमने एक कैपेसिटर मान लिया। लेकिन 8 माइक्रोफैराड पे जो भी चार्ज आएगा, जितना भी चार्ज आएगा, मान लो कुछ भी, मान लो 30 माइक्रोकूलम चार्ज आ गया, ठीक है। तो 30 माइक्रोकूलम चार्ज आने का मतलब है, ठीक है, हमने सॉल्व करके तो ये निकाला है कि 8 माइक्रोफैराड पे कितना चार्ज होगा। लेकिन अल्टीमेटली 8 माइक्रोफैराड पे चार्ज का मतलब है कि वो इन दोनों पे इन दोनों पे मिला करके, ठीक है, 30 माइक्रोकूलम चार्ज आया होगा। 8 पे जितना भी चार्ज आया होगा वो एक्चुअली इन दोनों पे आया होगा। तो तुम पहले चार्ज निकाल लोगे और फिर कैपेसिटेंस देख करके तुम, ठीक है, चार्ज डिवीजन रूल अप्लाई करोगे, चार्ज दोनों पे कैसे कैसे आएगा। क्योंकि दोनों की कैपेसिटेंस सेम है, तो जो भी चार्ज टोटल चार्ज होगा वो आधा आधा डिवाइड हो जाएगा। अगर टोटल चार्ज तुमने 30 माइक्रोकूलम निकाला है तो इस पे भी 15 आ जाएगा, इस पे भी 15 आ जाएगा, ठीक है। आशिक, ये वाला जो एक्सप्रेशन है ना, ये तो हमने अभी अभी डिराइव किया ना, इसी को हम बार बार यूज करेंगे। इसमें किसी को कुछ पूछना है? अगर कैपेसिटेंस अलग अलग होती तो रेशियो के अकॉर्डिंग हम निकाल लेते। टोटल चार्ज हमें पता चल गया है वो इतना होगा, और इस टोटल चार्ज को प्रॉपरली दोनों कैपेसिटर्स में डिवाइड कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी ट्राई करो, इसका भी आंसर बताओ जल्दी। इस बार सर्किट कुछ ऐसा है, यहाँ पर हमारे पास एक कैपेसिटर है, ठीक है, कैपेसिटर है, वो जो सिंबल्स वाला पार्ट है ना, वो उसमें अगर अगर थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है तो वो कुछ टाइम में, कि अगर मैं रहा तो वो धीरे धीरे क्लियर कर दूंगा। उसमें थोड़ा सा तुम्हारा जो माइंड सेट है पहले से बना हुआ, ठीक है, कन्वेंशंस को लेकर के, अगर तुम्हारे पास मैथ्स है तब तो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, लेकिन अगर मैथ्स नहीं है तो प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो ये एक सर्किट है तुम्हारी बुक का। क्वेश्चन में कहा गया है, तो क्वेश्चन में कहा गया है कि इज क्लोज्ड फॉर लॉन्ग, switch S is closed for a long time, closed for a long time,
मतलब स्टार्टिंग में ना ये स्विच पहले से क्लोज ही था, लॉन्ग टाइम के लिए क्लोज था। इसका मतलब है कि हमारा सर्किट स्टेडी स्टेट अचीव कर चुका है, कैपेसिटर पे कितना चार्ज आ गया हमें पता है, और स्टेडी स्टेट में इस 10 ओम से भी कुछ करंट पास हो रहा हो। ठीक है, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि हम क्या करते हैं, कि इस स्विच को ओपन कर देते हैं, t इक्वल 0 पर स्विच को ओपन कर देते हैं। तो जैसे ही ओपन करेंगे तो क्या होगा, जैसे ही ओपन करेंगे तो क्या होगा, ये क्वेश्चन मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, इसको डायरेक्टली हम सॉल्व ही कर रहे हैं। पहले तो लॉन्ग टाइम तक अगर ये स्विच क्लोज है तो कैपेसिटर पे कितना चार्ज आया होगा बता दो जरा। हाँ, डिस्चार्ज होगा ऑब्वियसली। कैपेसिटर पे कितना चार्ज आया होगा जरा बता दो जल्दी। कितना चार्ज आया होगा बताओ। लॉन्ग टाइम का मतलब है कि कैपेसिटर ओपन सर्किट हो गया, सारा करंट इधर से पास कर रहा होगा, तो इसमें करंट की वैल्यू कितनी होगी, 12/20 के इक्वल होगी। 12/20 का मतलब 0.6 एम्पेयर। 0.6 एम्पेयर का मतलब है कि इस इन दोनों ए और बी के बीच में, स्टेडी स्टेट में ए और बी के बीच में जो वोल्टेज होगा 6 वोल्ट होगा। अगर 6 वोल्ट होगा तो कैपेसिटर के अक्रॉस भी 6 वोल्ट आएगा स्टेडी स्टेट में, तो कैपेसिटर पे चार्ज कितना आएगा, वो 6 × 25 कितना होगा, 6 × 25 का मतलब है 150, 150 माइक्रोकुलॉम। तो स्टेडी स्टेट में ये +150 इधर, -150 इधर माइक्रोकुलॉम, ये स्टेडी स्टेट हो गया। इसको हिंट दे रहा हूँ। अब बोला गया है कि अब हम स्विच को अचानक से ओपन कर देते हैं, तो स्विच को ओपन करने का मतलब यही है, स्विच को ओपन करने का मतलब यही है कि बैटरी वाला पार्ट जो है ना डिस्कनेक्ट हो गया। अब हमारी जो सर्किट है उसमें कैपेसिटर है और एक रेजिस्टर है, तो क्या होगा, ये जो चार्ज है ना कैपेसिटर रेजिस्टर के थ्रू डिस्चार्ज हो जाएगा। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि स्विच ओपन करने के t इक्वल 0.1 मिली सेकेंड के बाद, क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ। नहीं 1 मिली सेकेंड के बाद, 0.1 नहीं, 1 मिली सेकेंड के बाद find the current in the middle 10 ohm resistor at t equals 1 मिली सेकेंड। मतलब कि इसमें से कितना करंट पास हो रहा होगा, मतलब तुम्हें ऊपर वाले डिस्चार्जिंग आरसी सर्किट के लिए t इक्वल्स 1 मिली सेकेंड पे करंट कैलकुलेट करना है। तो सॉल्व कर लोगे, करंट का एक्सप्रेशन लिखोगे और तुम्हें क्यू की वैल्यू भी पता है, क्यू नॉट की वैल्यू, सॉल्व करके तुम्हें करंट की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो ठीक है, बाकी मैं ऐसे तुम्हें सेंड कर दूंगा क्वेश्चन। तो वो सेल वाला पार्ट भी हमें कवर करना था लेकिन उसमें ज़्यादा टाइम लग गया, तो अब हम नेक्स्ट टाइम में करेंगे। नेक्स्ट टाइम में तो हम ऐसा करेंगे, आधे घंटे में कोशिश करेंगे सेल कवर करने का, और फिर नेक्स्ट हाफ आवर में क्वेश्चंस मिसलेनियस क्वेश्चन सारे कवर कर लेंगे। ठीक है, इसमें से कुछ पूछना है? ठीक है, थैंक यू, क्लास ओवर करो।